ऑड्री ज्यादा दूर नहीं गई। वो बस शॉपिंग मॉल के बाहर फव्वारे के पास बैठ गई थी, इसलिए कैथरीन को उसे पकड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कैथरीन ऑड्री के पास पहुंची, लेकिन बात वहीं अटक गई। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑड्री को कैसे सांत्वना दे। अगर कोई और होता तो कैथरीन परवाह भी नहीं करती। उसने ब्रैंडन की तरफ देखा, जैसे सोच रही हो कि शायद वह कुछ सुझाव दे पाए। ब्रैंडन बहुत मामलों में उसकी मदद कर सकता था, लेकिन इस मामले में वह भी बेबस था। फिर भी ब्रैंडन कैथरीन का उदास चेहरा देख नहीं पा रहा था। उसके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था, मगर किसी और के पास था। इसलिए जो 3 लोग बारबेक्यू रेस्टोरेंट जाने वाले थे, वे आखिरकार कासिया के एक नए खुले बार में पहुंच गए। वे वहां ट्रस्टन की वजह से गए थे। ट्रस्टन और ऑड्री की तुरंत ही अच्छी जम गई। वो ऑड्री का हाथ पकड़कर उससे मजेदार बातें कर रहा था। कैथरीन ने हाथ सीने पर बांध लिए और पास खड़े ब्रैंडन को शक भरी नजरों से देखा। उसने बुदबुदाकर कहा, क्या ये सच में काम करेगा? ब्रैंडन ने थोड़ी देर सोचा, फिर भौहें उठाकर उतना ही धीमे स्वर में जवाब दिया, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा? कैथरीन को उसकी बात में तर्क लगा। उसने सोचा कि अगर उसकी जगह होती तो एरिक को पकड़कर ऑड्री के सामने फेंक देती। फिर उसके शरीर के नाजुक हिस्सों को छोड़कर उसे 100 बार चाकू मारती ताकि ऑड्री का गुस्सा निकल जाए, लेकिन एरिक की जान न जाए। वैसे भी वो फॉरेंसिक रिपोर्ट को इस तरह से बना सकती थी कि घाव सिर्फ सतही लगें। ज्यादा से ज्यादा उसे एरिक का मेडिकल बिल भरना पड़ता। कैथरीन उब गई और पास रखे विस्की के गिलास में दिलचस्पी लेने लगी। उसने गिलास उठाया और पीने ही वाली थी कि तभी एक हाथ ने उसे रोक दिया। पिछली बार की तरह ब्रैंडन ने गिलास छीना नहीं, बल्कि इस बार वह झुककर उसी गिलास से पी गया, जबकि गिलास अब भी कैथरीन के हाथ में था। विस्की पीकर उसने कैथरीन को मजाकिया अंदाज में देखा और गहरी, थोड़ी भर्राई हुई आवाज में कहा, छोटी लड़कियां शराब नहीं पी सकती। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे उलझन भरी नजर से देखती रही। ब्रैंडन और करीब झुक गया। उसकी गर्म सांसें कैथरीन के चेहरे से टकरा रही थीं, जिनमें विस्की की हल्की खुशबू घुली थी। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, जिनमें नशा और आकर्षण मिला हुआ था। उसकी आवाज और भी गहरी और चुंबकीय हो गई, जैसे कैथरीन के दिल की धड़कनों को खींच रही हो। मुझ पर इस तरह मत घूरो, वरना मैं वादा नहीं कर सकता कि कुछ नहीं करूंगा। कैथरीन को अचानक खेलने का मन हुआ। पिछली बार उसने तैयारी नहीं की थी और ब्रैंडन के असर में आ गई थी, लेकिन अब वो उसे खुद पर हावी नहीं होने देगी। ब्रैंडन आकर्षित करने का तरीका जानता था, लेकिन कैथरीन भी किसी से कम नहीं थी। ब्रैंडन जब इतना करीब आया तो उसने होंठ उसके कान से लगाकर हल्की सांस छोड़ी। उसकी भारी आवाज में अजीब सी नरमी थी। अच्छा, तुमने जो कहा उसे आजमाकर देख सकती हूँ। उसकी आवाज किसी मोहिनी की तरह थी और उसका चेहरा बेहद नाजुक और आकर्षक लग रहा था। ब्रैंडन उसका विरोध नहीं कर पाया। ब्रैंडन हमेशा अपनी आत्मनियंत्रण पर गर्व करता था, लेकिन अब वो हार गया। उसके भीतर आग सी जलने लगी। उसने मन ही मन खुद पर हंस दिया। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था। खुद को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए वह अचानक उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। उसे वॉशरूम जाना था ताकि अपने शरीर की हालत को संभाल सके। कैथरीन ने ब्रैंडन को भागते हुए देखा और उसकी लाल सेक्सी होठों पर एक हल्की मुस्कान खिल गई। इस बार बाजी कैथरीन के हाथ लगी थी। इस बीच ट्रस्टन की बातों में फंसकर ऑड्री ने बहुत पी ली थी। ब्रैंडन वापस नहीं आया तो ऑड्री लड़खड़ाती हुई कैथरीन की तरफ भागी। वो कैथरीन को जोर से गले लगाने ही वाली थी कि उसकी ठंडी नजरों से जमसी गई। हिक, डर के मारे ऑड्री को जोरदार हिचकी आई। ऑड्री का भोला सा चेहरा देख कैथरीन को हंसी आई और उसने उसे दूर नहीं धकेला। कैथरीन ने हाथ सीने पर बांधते हुए आंखें सिकोड़कर पूछा, बोलो, क्या पूछना चाहती हो? ऑड्री पहले तो हक्का बक्का रह गई, फिर संभलकर कैथरीन को घूरते हुए बोली, कैथी,
तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुमसे सवाल पूछना है? कैथरीन ने आंखें घुमाई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तिरछी नज़रें ऑड्री को ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। कैथरीन की नज़रें बहुत व्यंग्यपूर्ण थीं। ऑड्री को खुद बेवकूफ़ महसूस हुआ। ये बेहद खींच देने वाला था। ऑड्री उदासी में जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम मुझसे सवाल पूछना नहीं चाहती थी। तब जाकर ऑड्री को याद आया कि वह कैथरीन से सवाल पूछने आई थी। उसने तो अभी तक पूछा ही नहीं था। वह ऐसे कैसे जा सकती थी? वह पलटी और गंभीरता से कैथरीन से बोली, कैथी, तुम्हें कब पता चला कि वो कमीना मुझे धोखा दे रहा है? ऑड्री को मॉल वाली घटना याद आई जब कैथरीन ने अचानक उसे खींच लिया था। उसे लगा कैथरीन ने एरिक को देख लिया होगा और उसका दिल टूटने से बचाया होगा। शायद कैथरीन को पहले से ही पता था और ऑड्री ये समझना चाह रही थी कि कब। कैथरीन ने सोचा था कि ट्रस्टन की बातों में आकर ऑड्री एरिक को भूल जाएगी, लेकिन उसने ऑड्री की क्षमता को ज्यादा आंक लिया था। तुमसे बस एक दिन पहले मैं उनसे टकरा गई थी। ऑड्री ने सिर हिलाया। कैथरीन ने बात को छोटा रखा लेकिन ऑड्री सब समझ गई। ये जानकर कि कैथरीन को बस एक दिन पहले पता चला था और उसने जानबूझकर छिपाया नहीं, ऑड्री का मन हल्का हो गया। लेकिन एरिक के धोखे की सच्चाई अब भी उसका दिल तोड़ रही थी। वह होंठ फुलाकर कैथरीन को देखने लगी जैसे अभी रो पड़ेगी। उसने शिकायत की, कैथी, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसके लिए सब किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? कैथरीन की भौहें चढ़ गईं। उसकी आंखें और तेज हो गईं, फिर उसने उन्हें झुका लिया। ऑड्री अब भी बड़बड़ा रही थी कि कैथरीन अचानक वहां से चल दी। ऑड्री ने पुकारा, कैथी, कहाँ जा रही हो? कैथरीन ने पीछे देखे बिना जवाब दिया, एरिक को बांधकर यहाँ लाने, ताकि तुम उसे 100 बार चाकू मार सको। ऑड्री अवाक रह गई। उसका मुंह खुला रह गया पर शब्द नहीं निकले। ट्रस्टन, जो ऑड्री को और पिलाने आ रहा था, कैथरीन की बात सुनकर कांप गया। उसने सोचा, कैथरीन सच में खतरनाक है। ऑड्री जानती थी कि कैथरीन सच में ऐसा कर सकती है। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। कैथी, ऐसा मत करो। उसे मारना अपराध है। कैथरीन ने शरारती मुस्कान के साथ पलटकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे जरूरी हिस्सों से बचकर सिर्फ मामूली घाव देने हैं। ऑड्री उसकी बात सुनकर दंग रह गई। कैथरीन कितनी चालाक थी। कैथरीन जाने ही वाली थी कि ऑड्री ने फिर से उसे रोक लिया। छोड़ो कैथरीन, मैं अब गुस्से में नहीं हूँ। मत जाओ। एरिक को चाकू से गोदना बहुत खून खराबा होता और ऑड्री ऐसा नज़ारा नहीं देखना चाहती थी। कैथरीन की भौहें अब भी चढ़ी हुई थीं। उसने शक से पूछा, तो तुम उसे छोड़ना चाहती हो? ऑड्री ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ। ये मेरी किस्मत है कि मुझे उसके धोखे का पता चल गया। फिर उसने उत्साहित होकर कहा, मैंने तय किया है कि अब अपना करियर संभालूंगी। प्यार खो दिया है, करियर भी नहीं खो सकती। ऑड्री के ठीक होने पर कैथरीन ने एरिक को अगवा करने का इरादा छोड़ दिया। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता था कि एरिक को गोदे या न गोदे। उसे बस यही चाहिए था कि ऑड्री खुश रहे। ऑड्री उस दिन के बाद बदल गई थी। उसने कहा कि अब वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है और उसके बाद कभी कैथरीन को परेशान नहीं किया। शुरू में कैथरीन को राहत मिली। आखिरकार ऑड्री बहुत चिपकू बहन थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कैथरीन को अपनी जिंदगी नीरस लगने लगी। ब्रायन हैरान था कि आज कैथरीन ने डेस्क पर सिर रखकर नींद नहीं ली। पिछली घटना के बाद से उनके शिक्षक कैथरीन को सोने से नहीं रोकते थे। भले ही वह हर दिन सोती थी, लेकिन कैथरीन हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाती थी। वह उन शिक्षकों से भी कहीं ज्यादा होशियार थी। अब उनके पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वे उसे उसके हाल पर छोड़ देते थे। ब्रायन को यह अजीब लगा कि कैथरीन ने नींद नहीं ली। उसने गौर से देखा तो पाया कि उसकी खूबसूरत भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। जरूर कुछ हुआ था। असल में कैथरीन का मूड ही खराब था। काफी सोचने के बाद ब्रायन ने फैसला किया,
बॉस, इस वीकेंड मेरा बर्थडे है। मैं घर पर पार्टी रख रहा हूँ। क्या मुझे ये सम्मान मिलेगा कि आप मेरी पार्टी में आएं? ब्रायन ने उम्मीद भरी निगाहों से कैथरीन की तरफ देखा। कैथरीन उसके उतावले चेहरे को देखकर मना नहीं करना चाहती थी। उसने अपने शेड्यूल के बारे में सोचा और पाया कि इस वीकेंड उसकी कोई योजना नहीं थी, तो उसने सिर हिला दिया। ब्रायन तो बस कोशिश कर रहा था, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कैथरीन मान जाएगी। लेकिन कैथरीन मान गई। वह तो खुशी से झूम उठा। थैंक यू, बॉस। मैं वादा करता हूँ कि आपको मेरी बर्थडे पार्टी में मज़ा आएगा। ब्रायन उछलते हुए क्लासरूम से बाहर भाग गया। कैथरीन ने उसे भागते हुए देखा और भौहें चढ़ाकर सोचा, ये उसका बर्थडे है, मज़ा तो उसे आना चाहिए, मुझे क्यों? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डंकन्स में कार्ल ने देखा कि बटलर मुस्कुराता हुआ उसकी ओर आ रहा है, तो जिज्ञासा से पूछा, क्यों हंस रहे हो? कोई अच्छी खबर है? बटलर ने झुककर जवाब दिया, मिस्टर, ब्रायन ने अभी कॉल किया था। उन्होंने कहा कि इस वीकेंड बर्थडे पार्टी रखनी है और हमें तैयारी करनी होगी। कार्ल ने भौहें चढ़ाते हुए बड़बड़ाया, पिछले हफ्ते मैंने पूछा था कि पार्टी करनी है क्या, तो उसने मना कर दिया। अब अचानक क्यों हाँ कर दी? अजीब है। खैर, अगर चाहता है तो रहने दो। जैसा उसने कहा है, वैसा करो। ब्रायन तो कैथरीन के आने से 7वें आसमान पर था। डेविड और बाकी क्लासमेट्स को भी पता चला तो उन्होंने भी आने की इच्छा जताई। आखिर में पूरी क्लास 8 को डंकन्स में आमंत्रित कर लिया गया। कैथरीन के लिए इसका कोई महत्व नहीं था। आखिर बर्थडे ब्रायन का था और वह तो बस औपचारिकता निभाने जा रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैथरीन की जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने क्लासरूम से निकलने के बाद ही कॉल उठाए। उधर से शिकायत भरी आवाज आई, बॉस, बेस पर अकेले अकेले मैं तो बोर होकर मर जाऊंगा। कैथरीन ने सोचा था रोनन के पास कोई खबर होगी, पर वह तो बस उबने की शिकायत कर रहा था। उसने सख्ती से कहा, रोनन, क्या पिटाई चाहिए? उसकी तीखी आवाज सुनकर रोनन के रोंगटे खड़े हो गए। वह पसीने पसीने हो गया। उसे लगा कैथरीन का गुस्सा फूटने वाला है, जो उसके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन बेस पर बैठे बैठे वह सच में घुट रहा था, इसलिए उसने हिम्मत करके अपनी बात रखी। बॉस, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। कैथरीन को झंझट से नफरत थी। ब्रायन को वह बमुश्किल झेल पाती थी, और अगर रोनन भी उसी स्कूल में आ गया तो। नहीं, तुम बेस पर ही रहो। रोनन, जो हमेशा कैथरीन की बात मानता था, इस बार अड़ गया। नहीं बॉस, मैं जाना चाहता हूँ। कैथरीन ने आंखें घुमाई और लाचार होकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रोनन खुशी से उछल पड़ा। थैंक यू सो मच, बॉस। धन्यवाद कहकर उसने तुरंत कॉल काट दी। डर था कि अगर 1 सेकंड भी ज्यादा बात हुई तो कैथरीन सच में भड़क जाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिन तेजी से बीते और ब्रायन का बर्थडे वीकेंड आ ही गया। बर्थडे पार्टी आमतौर पर दोपहर में होती थी, इसलिए कैथरीन दोपहर तक ही उठी। जब वो कमरे से निकली तो उसने देखा कि लियाना पहले से तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रही थी। लियाना ने किसी महंगे ब्रांड की फॉर्मल ड्रेस और नाजुक मेकअप किया हुआ था, जिसे तैयार करने में घंटों लगे होंगे। वहीं कैथरीन बेसमेंट से ऊपर आती हुई एकदम कैजुअल कपड़ों, सिर्फ टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स में थी। लियाना ने मन ही मन उसकी इस सादगी पर तिरछी मुस्कान दी। स्कूल में तो रोज यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी, जिससे लियाना अपनी खूबसूरती नहीं दिखा पाती थी। ब्रायन की पार्टी उसके लिए सुनहरा मौका थी। वह सुबह जल्दी उठी और अपनी माँ से कहकर टॉप सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट्स बुलाए। उसकी माँ ने तो उसे पार्टी के लिए महंगी डायमंड नेकलेस तक दिला दी थी। लियाना को डर था कि कैथरीन भी खूब सज धज कर आएगी, लेकिन अब उसने राहत की सांस ली। कैथरीन सोफे पर आलस से बैठी थी, आंखें आधी बंद, जैसे अभी भी नींद में हो। जब लियाना उसके पास से गुजरी तो जानबूझकर रुकी और धीमे स्वर में बोली, कैथरीन, मुझे तो अपने दोस्तों से मिलने जाना है। लगता है तुम अभी तैयार नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं निकलती हूँ। तुम बाद में टैक्सी ले लेना।
लियाना को तो परिवार की सबसे शानदार कार चाहिए थी। उसने मन ही मन कल्पना की कि वो लग्जरी कार में जाएगी और कैथरीन टैक्सी से। इससे बेहतर अपमान का दृश्य और क्या हो सकता था। मालकिने लियाना की अकड़ और कैथरीन की उनींदी हालत देखकर मन ही मन सिर हिलाने लगी। दोनों बहनों में बहुत फर्क था। लियाना सोच रही थी कि उसने कैथरीन को चुप करा दिया है, लेकिन कैथरीन ने तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह आधी नींद में सोफे से टिककर बैठी रही। करीब आधे घंटे बाद कैथरीन पूरी तरह जागी। अब वक्त हो चला था। उसने कपड़े बदले और ब्रायन से मिलने के लिए निकल पड़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डंकन्स हाउस में। ब्रायन का घर कासिया के सबसे अमीर इलाके में था। इलाके की बेहतरीन जगह पर, जो डंकन्स की ऊंची हैसियत बताती थी। ब्रायन ने कभी बर्थडे पार्टी की मांग नहीं की थी, लेकिन इस बार उसने खास तौर पर कहा था। परिवार ने उसकी हर इच्छा पूरी की। कोई बिजनेस पार्टनर नहीं, सिर्फ उसके क्लासमेट्स और परिवार के दोस्त बुलाए गए। आखिरकार बर्थडे ब्रायन का था। सनसियर हाई स्कूल वैसे भी अमीर बच्चों का स्कूल था। सभी पार्टी में फॉर्मल ड्रेस में आए ताकि ब्रायन और उसके परिवार के प्रति इज्जत दिखाई जा सके। ब्रायन आज काले टैक्सीडो में बेहद हैंडसम लग रहा था। वह दरवाजे पर खड़ा बेसब्री से सामने देख रहा था और बड़बड़ाया, बॉस अब तक क्यों नहीं आई? उसके साथ डेविड भी सूट पहनकर खड़ा था। उसने ब्रायन को ढाढ़स बंधाया। रिलैक्स, सबसे अच्छा हमेशा आखिर में आता है। ब्रायन को उसकी बात ठीक लगी। तभी अगले ही पल डेविड ने उत्साहित होकर चिल्लाया, वो रही, वो स्वॉन्स की कार है, नंबर प्लेट मैं पहचानता हूँ। स्वॉन्स की कार पर एक खास नंबर प्लेट लगी थी, जिसे आसानी से याद रखा जा सकता था। जैसे ही कार रुकी, ब्रायन जल्दी से उसकी ओर बढ़ा। बाकी मेहमान स्वॉन्स से ईर्ष्या कर रहे थे, क्योंकि ब्रायन ने खुद जाकर उनका स्वागत किया था। ब्रायन ने कार का दरवाज़ा खोला और लियाना मुस्कुराते हुए शान से बाहर निकलने लगी। लेकिन ब्रायन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज़ नाराज़गी से भरी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? बाकी मेहमानों की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच लियाना धीरे धीरे कार से बाहर उतरी। उसने अहंकार से ब्रायन की ओर देखा और कहा, क्यों नहीं आ सकती मैं? मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी जन्मदिन पार्टी में आकर मुझे गर्व है। ब्रायन ने उसे घूरते हुए झिड़क दिया। ख्वाब देखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया हूँ। ब्रायन की कड़ी बात सुनकर आसपास खड़े मेहमानों की नज़रें लियाना पर बदल गईं। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। मुझे लगा ब्रायन लियाना का स्वागत करने आया है, मैं तो अभी ईर्ष्या कर रहा था। अब तो लियाना का मुंह काला हो गया। क्वीन लियाना को उसका हक मिल गया। क्वीन लियाना, अब भी कोई उसे ऐसा बुलाता है? हमारे कैंपस बीबीएस पर जब से कैथरीन आई है, तब से तो कोई याद ही नहीं करता उसे। लियाना ने अपने बारे में होती फुसफुसाहट सुनी और गुस्से से कांप गई। उसने अपने गाउन का किनारा इतनी जोर से पकड़ा कि वह लगभग फट ही गया। वो गॉसिप करने वालों पर चिल्लाने वाली थी कि तभी उसने अपने बारे में दूसरी बातें सुनी। हाँ, लेकिन लियाना का ड्रेस बहुत प्रीमियम लग रहा था। लगता है उसके घर में बहुत पैसा है। सही कहा, उसने जो गहने पहने हैं, उनकी कीमत करोड़ों की होगी। क्या तुमने उसका ड्रेस देखा? यह इस साल का मौनूद का ओट कछुआ डिज़ाइन है। ये सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिन्होंने उनके स्टोर पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया हो। उसकी ड्रेस की तारीफ सुनकर लियाना का मूड कुछ हल्का हुआ। उसे लगा, आज की सारी मेहनत सफल हो गई। उसने सोचा कि शुरू में गॉसिप करने वाले सब बेवकूफ़ हैं, जो उसकी खूबसूरती से जलते हैं। लेकिन जब ब्रायन को समझ आया कि कार से उतरने वाली लड़की कैथरीन नहीं है, तो उसका मूड बिगड़ गया। उसने भीड़ को ठंडी निगाहों से देखा। उसका चेहरा जैसे साफ कह रहा हो, मुझसे बात मत करो। कोई भी उसकी ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ तक कि डेविड भी दूर खड़ा रहा और उससे कुछ कहने की कोशिश नहीं की। ब्रायन उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि शायद कैथरीन उसे धोखा देकर नहीं आई। तभी उसे मोटरसाइकिल के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा।
एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक शख्सियत सड़क पर सिल्वर काले रंग की मोटरसाइकिल चलाते हुए आ रही थी। काले आउटफिट में सजी वह राइडर अपनी शानदार बॉडी शेप में और भी दमक रही थी। सिर्फ ब्रायन ही नहीं, वहां मौजूद हर शख्स की नज़र उसी पर टिक गई। मोटरसाइकिल ने स्लाइड करते हुए भीड़ के सामने सधी हुई रफ्तार से ब्रेक लगाया। उसने इंजन बंद किया और फिर हेलमेट उतार दिया। जैसे ही हेलमेट हटाया गया, सबकी सांसें थम गईं। वह बेहद खूबसूरत और कूल थी। डेविड ने तो बेख्तियार मुंह के कोने पर आईलार पोंछी और बुदबुदाया, ओह मैन, कैथरीन वाकई कमाल है। कैथरीन ने काला लेदर जैकेट पहना था, जिसने उसकी परफेक्ट फिगर को पूरी तरह उभार दिया था। उसकी खूबसूरती में एक अलग जिंदादिली थी। जब उसने मोटरसाइकिल से पैर निकाला और खड़ी हुई, तो कई लोग चीख उठे। उत्साहित होकर ब्रायन उसकी तरफ भागा, फिर उसके सामने आकर बच्चों जैसी मुस्कान के साथ बोला, बॉस, तुम आखिरकार आ गई। मैंने सोचा था तुम नहीं आओगी। कैथरीन ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैंने आने का वादा किया था। बिल्कुल, मुझे पता था तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी। बॉस, मैंने खास तुम्हारे लिए आज स्पाइसी खाना बनवाया है। ज़रूर ट्राई करना। ब्रायन बिल्कुल उस बच्चे जैसा लग रहा था जो कैंडी पाने का इंतज़ार करता है। असल में ये पार्टी ब्रायन के लिए कम और कैथरीन के लिए ज़्यादा थी। अगर कैथरीन खुश हो जाती, तो ब्रायन मानता कि पार्टी सफल रही। कैथरीन ने हल्की सी सिर हिलाया, ठीक है, मैं बाद में ट्राई करूंगी। ब्रायन तो खुशी से पागल हो गया और कैथरीन को घर के अंदर ले गया। अब ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी का असली नायक कैथरीन ही है, ब्रायन नहीं। सभी मेहमानों ने ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा जब ब्रायन और उसके दोस्त कैथरीन को घेरे अंदर ले गए। ब्रायन तो कैथरीन पर जान छिड़कता है। काश मैं उसकी जगह होती। हाँ, सच में, उसकी आज की ड्रेस भी उस पर खूब जच रही है। सिर्फ कैथरीन की तारीफ सुन सुनकर लियाना का खून खौलने लगा। उसने करोड़ों का गहना पहना था, शानदार ड्रेस पहनी थी, फिर भी सब लोग कैथरीन और उसकी बाइक पर फिदा थे। गुस्से में लियाना ने पैर पटका और मन ही मन सोचा, कैथरीन ने ज़रूर मेरी तैयारी देखी होगी और मुझे मात देने के लिए ये लुक अपनाया है। वह चालाक है और सबको बेवकूफ़ बना रही है। पार्टी शुरू हो चुकी थी। ब्रायन के साथ कैथरीन इधर उधर घूमी, खाने का मज़ा लिया और आखिर में थोड़ी सी भर गई। खाना काफ़ी अच्छा है, कैथरीन ने सहजता से कहा। ब्रायन इतना खुश हुआ कि मानो हवा में उड़ने लगे। थैंक यू, बॉस। पार्टी के बीच में मेहमान बोर होने लगे, तो उन्होंने ब्रायन से कहा कि गिफ्ट्स खोलकर सबको दिखाए। ब्रायन खुशी में मना नहीं कर पाया और गिफ्ट ओपनिंग शुरू हो गई। हर कोई बारी बारी से ब्रायन को गिफ्ट दे रहा था, कहीं महंगे एक्सेसरीज तो कहीं पॉपुलर एक्शन फिगर्स। किसी ने तो ब्रायन को गिफ्ट में स्पोर्ट्स कार तक दे दी। लेकिन ब्रायन को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने बस धन्यवाद कहा और कार की चाबी रख दी। फिर लियाना की बारी आई। वो मुस्कुराती हुई बोली, ब्रायन, यह मेरा गिफ्ट है। देखो, तुम्हें पसंद आता है या नहीं। लियाना ने अपना गिफ्ट सबके सामने खोला और ब्रायन को थमाया। भीड़ में से किसी ने पहचान कर चौंकते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये तो स्टॉर्म कंपनी का नया गेम है, जो अभी डेवलप भी पूरा नहीं हुआ। मैंने इसका ट्रेलर देखा था, लेकिन ये तो रिलीज भी नहीं हुआ। लियाना के पास कैसे आ गया? ये सुनकर ब्रायन की नज़र तुरंत उस गिफ्ट पर गई। ब्रायन को गेम खेलना बेहद पसंद था और स्टॉर्म दुनिया की सबसे मशहूर गेमिंग कंपनी थी। ब्रायन भी उसका बड़ा फैन था। लियाना के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उसने सोचा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन कैथरीन ने उस गेम कार्ड की ओर ठंडी निगाहों से देखा। लगता था अब वक्त आ गया है कि वो सफाई कर दे। शुरुआत में ब्रायन को लियाना के लिए कोई खास एहसास नहीं था, या यूं कहें कि क्लास 8 की सारी लड़कियों के लिए उसका रवैया एक जैसा था, बिल्कुल उदासीन। लेकिन बाद में उसने लियाना को नापसंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि लियाना ने कैथरीन का सम्मान नहीं किया था। कैथरीन ब्रायन की आइडल थी, इसलिए स्वाभाविक था कि जिसे कैथरीन पसंद न हो, उसे ब्रायन भी नापसंद करता। हालांकि
ब्रायन को मानना पड़ा कि लियाना का गिफ्ट उसके दिल तक पहुंच गया। उसे वो बहुत पसंद आया। स्टॉर्म द्वारा बनाए गए किसी भी गेम की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में होती थी। ये नया गेम ऑनलाइन आने से पहले ही उसके ट्रेलर ने खिलाड़ियों को बेचैन कर दिया था। स्टॉर्म ने अभी ट्रायल प्लेयर्स की भर्ती शुरू की थी। उम्मीदवार वही बन सकते थे जिनकी काबिलियत साबित हो, न कि वे जो सिर्फ इन गेम एक्सेसरीज पर पैसे खर्च करते हों। उम्मीदवारों को अपने देश में टॉप 3 में रहना जरूरी था ताकि वे इस गेम का डेमो ट्राई कर सकें। लियाना ने वो गेम कार्ड हासिल कर लिया था जो टॉप खिलाड़ियों को भी नहीं मिला था। इससे पता चलता था कि ये कितना कीमती था। ब्रायन ने कार्ड लिया और ईमानदारी से लियाना को धन्यवाद दिया, थैंक यू। लियाना हल्के से मुस्कुराए और शालीनता से बोली, आशा है तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। बाकी लोग ब्रायन से जलने लगे कि उसे इतना खास गिफ्ट मिला, और लियाना से भी, जिसने ऐसा गिफ्ट तैयार किया। उनके एक सहपाठी ने उत्सुकता से पूछ लिया, लियाना, ये तो गजब का गिफ्ट है। तुम्हें ये गेम कार्ड कैसे मिला? अभी तो ये डेमो भारत में लॉन्च भी नहीं हुआ है। मैं तो बहुत जेलस हूँ। हाँ, सच में, काश मुझे भी ये मिल जाता। लियाना, तुम तो कमाल हो। लोगों की ईर्ष्या से लियाना को बहुत तसल्ली मिली। उसे पूरा यकीन था कि ब्रायन की बर्थडे पार्टी में वह सबसे ज्यादा चमकेगी। वह बेपरवाह बनने का नाटक करते हुए बोली, कुछ खास नहीं। हमारे परिवार की कंपनी का स्टॉर्म के साथ एक प्रोजेक्ट है। उनके प्रोडक्ट मैनेजर ने सोचा कि मुझे वीडियो गेम पसंद है, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दे दिया। लेकिन असल में मुझे बैले और पियानो ज़्यादा पसंद है। गेम्स की तो मुझे कोई समझ नहीं है। ब्रायन के हाथों में ही इसकी असली कीमत सामने आएगी। जितनी सहजता से लियाना बोली, उतना ही लोग उससे ज़्यादा जलने लगे। लियाना को वो चीज़ आसानी से मिल गई थी जिसे पाने के लिए बाकी लोग तरस रहे थे, और उसने उसे गिफ्ट के तौर पर भी दे दिया। जाहिर है लोग उसे देखकर जलते। लियाना मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल भीतर से खुशी से उछल रहा था। उसकी निगाह कैथरीन पर पड़ी, जो एक तरफ चुपचाप खाना खा रही थी। लियाना ने मन ही मन कैथरीन को नीचा समझा, गांव की गंवार लड़की। कोई पार्टी में बस खाता ही रहता है क्या? उसने सोचा। वह चाहती थी कि किसी तरह कैथरीन को नीचा दिखाए, और अब उसे मौका मिल गया था। वह कैथरीन की ओर देखकर खुश होकर बोली, कैथरीन, यहाँ सबने ब्रायन को गिफ्ट दिया है। तुम्हारी और ब्रायन की तो इतनी अच्छी दोस्ती है। जरूर तुम्हारा गिफ्ट बहुत खास होगा। उसकी बात से सबकी नज़र कैथरीन पर टिक गई, यहाँ तक कि ब्रायन भी उत्सुक हो गया कि कैथरीन ने उसके लिए क्या तैयार किया होगा। कैथरीन आराम से बीफ एंचिलाडास खा रही थी। जैसे ही लियाना ने सवाल किया, सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। लोगों की जिज्ञासा ने कैथरीन का मूड खराब कर दिया। उसने कांटा नीचे रख दिया। ब्रायन ने कैथरीन की नाराज़गी देखी और समझा कि शायद वह गिफ्ट न लाने पर शर्मिंदा है। उसने तुरंत माहौल बदलने की कोशिश की। दोस्तों, तुम लोग भूखे नहीं हो। खाना कैसा लग रहा है? कुछ और चाहिए तो बताओ। लेकिन लियाना को ये देखना बर्दाश्त नहीं हुआ कि ब्रायन कैथरीन की तरफदारी कर रहा है। उसने ताना मारते हुए कहा, कैथरीन, क्यों न तुम गिफ्ट निकाल लो? कहीं भूल तो नहीं आई? कैथरीन ने भौहें उठाई और उलझन से पूछा, क्या निकालूं? लियाना ने सोचा कि कैथरीन नाटक कर रही है। उसने विषय छोड़ने का इरादा नहीं किया और बोली, कैथरीन, मजाक मत करो। मैं ब्रायन के गिफ्ट की बात कर रही हूँ। तुम लेकर आई हो न? ओह, वो। कैथरीन ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। उसने जैकेट की जेब से एक छोटा सा एनवलप निकाला और ब्रायन की तरफ फेंक दिया। ये लो, हैप्पी बर्थडे। ब्रायन ने लिफाफा पकड़ लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि कैथरीन गिफ्ट लाएगी और उसे बर्थडे विश करेगी। वो खुशी से दमक उठा और बोला, बॉस, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे है। सबने ब्रायन के हाथ में लिफाफा देखा। उन्हें नहीं पता था उसमें क्या है, लेकिन सभी की दिलचस्पी बढ़ गई। ब्रायन के दोस्तों से लेकर लियाना तक सब उत्सुक थे। ब्रायन, खोलो इसे, देखते हैं अंदर क्या है। ब्रायन भी जानने को बेचैन था,
लेकिन उसने कैथरीन से इजाज़त मांगी। बॉस, मे आई ओपन इट नाउ? व्हाटएवर, कैथरीन ने लापरवाही से कहा। सबके कहने पर ब्रायन ने लिफाफा खोला। अंदर एक फ्लैश ड्राइव थी। लियाना हंस पड़ी। कैथरीन, तुमने ब्रायन को गिफ्ट में फ्लैश ड्राइव दी है? कहीं इसमें हैप्पी बर्थडे गाना रिकॉर्ड करके तो नहीं रखा? कैथरीन ने उसे ठंडी नज़र से देखा। उसकी निगाहों ने लियाना को ऐसे सिहरन दी जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। ब्रायन ने परवाह नहीं की। उसके लिए कैथरीन का कोई भी गिफ्ट कीमती था। सबके सामने उसने लैपटॉप मंगवाया और फ्लैश ड्राइव लगा दी। जैसे ही उसमें मौजूद फाइलें खुली, लोग दंग रह गए। डैम इट, ओ गॉश, आई कांट बिलीव इट। ब्रायन ने खुद चौंक कर कैथरीन से कहा, बॉस, क्या ये सच में मेरे लिए है? तुमने इतने सारे स्टॉर्म गेम्स कैसे इकट्ठा किए? इनमें से कई तो अब बिकते भी नहीं। कुछ तो सिर्फ ट्रायल सर्वर्स में रिलीज हुए थे। ये तो बहुत कीमती गिफ्ट है। अब सबकी नज़रें ब्रायन पर ईर्ष्या से और कैथरीन पर प्रशंसा से भर गईं। लियाना का गिफ्ट तो सिर्फ स्टॉर्म का डेमो गेम कार्ड था, लेकिन कैथरीन का गिफ्ट स्टॉर्म के पूरे गेम कलेक्शन से भरा हुआ था। ये अविश्वसनीय था। कैथरीन को समझ नहीं आया कि बाकी लोग इतने उत्साहित क्यों थे। उसने सोचा, ये सब इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हैं? अजीब है। वो तो बस कुछ गेम्स थे जो उसने समय बिताने के लिए लिखे थे, लेकिन लोगों की नज़रों में ये अनमोल थे। तभी ब्रायन फिर चौंककर बोला, माय गॉश, ये तो यूएसबी ड्राइव हाथ में लिए हुए ब्रायन उत्साह में नाच उठा। ये देखकर क्लास 8 के सारे छात्र चौंक गए। आखिरकार ब्रायन तो हमेशा अपने ठंडे और अलग थलग स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन इस समय वह पूरा बेवकूफ सा लग रहा था। डेविड खुद को रोक न सका और बोला, ब्रायन, तुम इतनी देर से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हम तो पहले ही अपना एक्साइटमेंट दिखा चुके हैं। ब्रायन ने हाथ बढ़ाकर डेविड के सिर पर जोर से ठोका और कहा, धीमे तुम हो, बेवकूफ। ब्रायन डेविड से उलझना नहीं चाहता था। उसके पास कैथरीन से कन्फर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी बात थी। वह तेजी से कैथरीन के पास पहुंचा। उसका दिल धड़कनों से कांप रहा था, मानो सीने से बाहर कूद जाएगा। बॉस, ये ऑटोग्राफ असली है न? उसने यूएसबी ड्राइव पर बने सिग्नेचर की ओर इशारा करते हुए पूछा। कैथरीन ने धीरे धीरे सिर उठाया, एक नज़र उस सिग्नेचर पर डाली और सिर हिलाकर हामी भर दी। ओह माय गॉड, बॉस, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपने इस शख्स से साइन कैसे करवाया? आपको अंदाज़ा नहीं है, ये मेरा आइडल है। ये मेरे लिए भगवान जैसे हैं। कोई भी इनसे तुलना नहीं कर सकता। ब्रायन की हालत देखकर डेविड भी पास आ गया और सिग्नेचर देखते ही उसकी आंखें लगभग बाहर निकल पड़ीं। वह अपनी हैरानी छिपा नहीं सका और बोला, ओह, ये तो शुगर का सिग्नेचर है। कैथरीन, तुमने ये कैसे हासिल किया? शुगर तो स्टॉर्म के फाउंडर हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर और कंप्यूटर एक्सपर्ट। अब डेविड को भी समझ आया कि ब्रायन इतना उत्साहित क्यों था। अगर वह खुद की जगह होता तो शायद बेहोश हो जाता। लेकिन कैथरीन अपने साथियों की इस उत्तेजना से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। वह आराम से कुर्सी पर पीछे झुक गई। उसके चेहरे पर शांति थी, बल्कि थोड़ी ऊब झलक रही थी। अगर कैथरीन को पता होता कि ब्रायन सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए इतना खुश हो जाएगा, तो वह उसे कोई गिफ्ट देने की झंझट ही नहीं करती। बस ब्रायन से एक पन्ना मंगवाकर उस पर 100 बार शुगर के ऑटोग्राफ लिखकर उसके जन्मदिन का गिफ्ट बना देती। वैसे भी वो खुद ही शुगर थी। एक शब्द साइन करने में उसे एक पल से ज्यादा नहीं लगता था। और चूंकि ब्रायन इतने समय से उसकी इज्जत कर रहा था और उसे बॉस बुलाता आ रहा था, तो वह इतना तो कर ही सकती थी। ब्रायन फिर बोला उत्साहित होकर, बॉस, क्या आप शुगर को पर्सनली जानती हैं? आपने उनसे ऑटोग्राफ कैसे लिया? ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। कैथरीन सोच रही थी कि ब्रायन को सच बताए या नहीं, तभी डेविड बोल पड़ा, ब्रायन, तुम आज बहुत स्लो हो। क्या तुम भूल गए कि अभी लियाना ने क्या कहा था? स्वॉन कॉर्पोरेशन का स्टॉर्म के साथ पार्टनरशिप है। उन्होंने लियाना को एक अनरिलीज्ड गेम कार्ड भी भेजा था। कैथरीन खुद कंपनी की प्रेसिडेंट है।
इसमें हैरानी की क्या बात है कि उसने शुगा को जान लिया और उनसे यूएसबी पर साइन करवा लिया। ब्रायन ने सोचा और मान लिया कि डेविड सही कह रहा है, इसलिए वह कैथरीन की और भी तारीफ करने लगा। बॉस, आप तो वाकई कमाल की हैं। पास खड़ी लियाना गुस्से से फटने वाली थी। एक बार फिर कैथरीन ने उसकी चमक छीन ली थी, बल्कि इस बार तो पूरी तरह से उसे ढक लिया था। इससे फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि लोग उसे स्वॉन परिवार की यंग मिस के नाम से जानते थे। कैथरीन अब बोर्ड की चेयरपर्सन बन चुकी थी, जो लियाना के पिता से भी ऊंचा पद था। अब लियाना उससे मुकाबला कैसे कर सकती थी? ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, लियाना ने सोचा। लेकिन दिक्कत ये थी कि लियाना इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे लगता था कि कैथरीन किसी आफ्त की तरह हमेशा उसके रास्ते में आ खड़ी होती है। खाना खत्म करने के बाद ब्रायन ने गेम खेलने का सुझाव दिया और सबने हामी भर दी। आखिर कौन बीटा वर्जन ट्राई नहीं करना चाहेगा? ब्रायन ने कैथरीन की ओर देखा, उसके चेहरे पर कुछ झिझक भरा भाव था। कैथरीन समझ गई कि ब्रायन कुछ कहना चाहता है पर हिचक रहा है। उसने खुद पहल की, जो कहना है कह दो। ब्रायन की आंखों में आंसू आने वाले थे। उसने सोचा, बॉस वाकई मेरे लिए कितनी अच्छी हैं। उसने कहा, बॉस, क्या मैं एक बर्थडे विश मांग सकता हूँ? क्या आप मेरे साथ ये गेम खेलेंगी? यकीन मानो या न मानो, कैथरीन ने हाँ कह दिया। वैसे भी गेम तो वही थी जिसने बनाया था, वह कैसे मना कर सकती थी? ब्रायन का बर्थडे होने की वजह से कैथरीन ने हामी भर दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डंकन कॉर्पोरेशन, टॉप फ्लोर, प्रेसिडेंट का ऑफिस। पैक्सटन को अभी अभी इंटेलिजेंस टीम से एक मैसेज मिला था। वह तुरंत ब्रैंडन को अपडेट करने उसके ऑफिस पहुंचा। सर, हमें शुगा के बारे में खबर मिली है। उनका पुराना इस्तेमाल किया हुआ एक नाम फिर से सामने आया है। ब्रैंडन ने ये सुनते ही कलम नीचे रख दी और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास आईपी एड्रेस है? पैक्सटन जल्दी में आया था और उसने इंटेलिजेंस टीम का भेजा हुआ मैसेज अभी तक नहीं खोला था। उसने सिर झुकाकर मैसेज खोला और वहीं जम गया। उसके मुंह से निकला, ये कैसे हो सकता है? ब्रैंडन ने उसकी हालत देखकर धैर्य से पूछा, क्या बात है? पैक्सटन ने खुद को संभालते हुए कहा, सर, हमें शुगर का आईपी एड्रेस मिल गया है, लेकिन ये डंकन परिवार के घर से जुड़ता है। ब्रैंडन की आंखों में एक दिलचस्प चमक आई। उसने अब तक कुछ आदेश नहीं दिया था, इसलिए पैक्सटन ने रिपोर्ट आगे बढ़ाई। सर, मैंने फैमिली हाउस से कांटेक्ट किया है। वहाँ यंग मास्टर की बर्थडे पार्टी हो रही है। इस पार्टी की इजाज़त मिस्टर विसेंटे स्वॉन ने दी है। वहाँ बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं, तो ये पता लगाना मुश्किल है कि असली शुगर कौन है। ये सुनते ही ब्रैंडन अचानक खड़ा हो गया। पैक्सटन तुरंत आगे बढ़ा और आदर से ब्रैंडन को उसका कोट पहनाने में मदद की। सर, क्या आप फैमिली हाउस जा रहे हैं? हाँ, ब्रैंडन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। चुनौती स्वीकार है। मैं खुद पता लगाऊंगा कि ये हैकर शुगर मेरे घर में कैसे आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाकी सारे पुराने और प्रतिष्ठित परिवारों की तरह डंकन परिवार भी गहरी जड़ें जमाए हुए था और उनके कई रिश्तेदार थे। ब्रायन का पिता ब्रैडी डंकन ब्रैंडन का चचेरा भाई था और काल के बड़े भाई का बेटा था। ब्रैडी सीधा साधा और ईमानदार इंसान था, जिसे सत्ता की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। इसलिए काल ने उसे बचपन से ही अपने पास रखा। ब्रैंडन के जन्म के समय काल की उम्र काफी ज्यादा थी, इसलिए ब्रैडी उससे काफी बड़ा था। अपने पिता की हैसियत की वजह से ब्रायन बचपन से फैमिली हाउस में पला और काल का दुलारा बना। सब उसे काल का ही पोता मानते थे। उधर फैमिली हाउस में बर्थडे पार्टी पूरे शोरगुल पर थी। पूरी दावत का माहौल बिल्कुल बटा हुआ था। लगभग सारे लड़के एक ग्रुप में जमा होकर उत्साहित थे, जबकि लड़कियां साइड में बोर होकर बातें कर रही थीं। कुछ तो अनदेखी होने से चिढ़ भी उठी। इस कैथरीन स्वॉन में ऐसा क्या खास है कि सारे लड़के उसे देवी की तरह ट्रीट कर रहे हैं? कौन जाने, देखो उन्हें, मानो किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आता इन गेम्स में इतना क्या दिलचस्प है।
कैथरीन तो वाकई माहिर है, देखो कैसे सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। लियाना ने ये सारी बातें सुनी। वो पूरी तरह से मानती थी कि कैथरीन बस दिखावा कर रही थी। सिर्फ एक यूएसबी ड्राइव से उसने सबको अपना दीवाना बना लिया था। वो वाकई चालाक है, लियाना ने सोचा। शुरू में लियाना को लगा था कि कैथरीन कभी उसके शकल में फिट नहीं हो पाएगी। उसने सोचा था कि वो उसके लिए खतरा नहीं है, लेकिन कैथरीन की यह कला देखकर अब उसे साफ पता चल गया कि वो मर्दों के साथ खेलना बखूबी जानती है। इससे पहले कि लियाना कुछ कहती, एक और दौर की तालियां गूंज उठीं। वाह कैथरीन, तुम तो कमाल की हो। वे लोग स्टॉर्म का क्लासिक सर्वाइवल गेम खेल रहे थे जिसमें 100 लोग टीम बनाकर लड़ते हैं और आखिरी तक बचने वाली टीम विजेता होती है। ब्रायन की टीम की कप्तान और स्नाइपर कैथरीन थी। उसके नेतृत्व में उनकी टीम अजेय थी और दुश्मनों को मारने की सूचनाएं उनकी स्क्रीन पर लगातार दिख रही थीं। कैथरीन को लंबी दूरी की स्नाइपर राइफल से दुश्मन को गिराते देख ब्रायन खुद को रोक न सका और बोला, बॉस आप तो स्नाइपर गॉड हो, कमाल कर दिया। डेविड ने भी सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही, हमारी रणनीति कमाल की तरह काम कर रही है, जैसे हम बस मछली फंसने का इंतजार कर रहे हों। ये लोग तो टिक ही नहीं सकते, हम इन्हें पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। शुरुआत में उनकी टीम गलती से एक एयरड्रॉप पर पहुंच गई थी। पहले तो वे उसे लेने को उत्साहित थे, लेकिन कैथरीन ने उन्हें रोका। उसने सबको आदेश दिया कि एयरड्रॉप के चारों ओर छिप जाओ और इंतजार करो। टीम चुपचाप दुश्मनों के आने का इंतजार करती रही। कैथरीन ने साउथवेस्ट की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्नाइपिंग पॉइंट बनाया, जबकि ब्रायन और बाकी लोग एयरड्रॉप के पास गोलियां चलाकर दुश्मनों को आकर्षित कर रहे थे। योजना सफल हुई। 5 टीमों के दुश्मन आए और सबको कैथरीन ने अकेले स्नाइप कर गिरा दिया। उसकी निशानेबाजी इतनी परफेक्ट थी कि हर बार गोली चलने पर कोई न कोई मरता। एक भी गोली बेकार नहीं गई। विरोधी टीमों के पास भी स्नाइपर थे और यह हाई लेवल गेम था, जहां सब खिलाड़ी माहिर थे। लेकिन कैथरीन के सामने वे सब बेकार थे। वे उसकी लोकेशन तक नहीं पकड़ पाए और बिना लड़े ही खत्म हो गए। आक्रामक लड़ाई के लिए मशहूर ब्रायन ने पहली बार सुरक्षित महसूस किया जब वह कैथरीन के साथ था। उसे कुछ खास करना ही नहीं पड़ा, बस कैथरीन को चीयर करता रहा। बॉस आप बेस्ट हो। कैथरीन ने इन लड़कों की सोच भी बदल दी। वे पहले लड़कियों को गेमिंग में हल्के में लेते थे, लेकिन कैथरीन ने उन्हें दिखा दिया कि अगर कोई लड़की अच्छी हो तो वह खेल पर राज भी कर सकती है। गेम में आखिर में केवल एक खिलाड़ी बचा था, एक एक्सपर्ट। ब्रायन की टीम ने बहुत खोजा, पर वह खिलाड़ी नहीं मिला। जाहिर था कि वह अच्छी तरह छिपा हुआ था और मौका देखकर ब्रायन की टीम पर वार करना चाहता था। कैथरीन वांटेज पॉइंट पर पहुंची। उसने चारों ओर स्कैन किया और पेड़ों के झुरमुट के नीचे कुछ अलग सा रंग देखा। असल में वह गिली सूट पहने एक खिलाड़ी था। कैथरीन के चेहरे पर आलसी और लापरवाह भाव थे, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और शरारत भरी गर्व से भरी हुईं। जैसे ही उसने निशाना देखा, उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आई। उसने धीरे से ट्रिगर दबाया। बैंग! गोलियों की गूंज के बीच ही गेम खत्म हो गया। कुछ पल के लिए ब्रायन और बाकी लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। गेम इतनी जल्दी खत्म। आमतौर पर एक मैच 30 मिनट तक चलता है, लेकिन कैथरीन ने उसे 15 मिनट में खत्म कर दिया। जैसे ही सबको समझ आया, कमरे में कैथरीन के लिए जोरदार चीखें और तालियां गूंज उठीं। बॉस, वो तो शानदार था। अब से आप मेरी एब्सोल्यूट आइडल हो। इतने में ब्रैंडन हॉल में दाखिल हुआ और शोरगुल ने उसे घेर लिया। ब्रैंडन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसके खूबसूरत चेहरे पर झुंझलाहट झलक रही थी। ये तो बस जन्मदिन की पार्टी है, इतना हंगामा क्यों? उसने सोचा। लड़कियों का एक समूह सबसे पहले ब्रैंडन पर ध्यान गया। उन्होंने डंकन परिवार के इस प्रमुख के बारे में सुना तो था, पर उसे देखा कभी नहीं था। इतना हैंडसम और असाधारण आदमी देखते ही वे सब उत्तेजित हो उठीं। सबने खुद को बेहतरीन दिखाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि ब्रैंडन उनकी ओर ध्यान देगा। ब्रैंडन को देखते ही लियाना की आंखें चमक उठीं।
उसने सोचा भी नहीं था कि आज उसे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। वो खुश थी कि पार्टी में आने से पहले उसने अच्छे से तैयारी की थी। इस बार मैं ब्रैंडन पर अच्छा इंप्रेशन डाल ही दूंगी, उसने मन ही मन कहा। हालांकि ब्रैंडन की सगाई कैथरीन से हुई थी, लियाना का मानना था कि ब्रैंडन को कैथरीन जैसी गांव की लड़की नहीं, बल्कि उससे बेहतर और मिलनी चाहिए। अगर मैं मिसेस डंकन बन गई, तो कासिया में कोई मुझे चुनौती नहीं दे सकेगा। ना कैथरीन, ना कोई और, लियाना ने सोचा। लड़कियों के बीच का ये शोर ब्रायन और उसकी टीम तक भी पहुंच गया। सबने मुड़कर देखा, ब्रैंडन उनकी ओर आ रहा था। उसकी शाही नज़र ने सबको सहज ही रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। सबने सम्मान से सिर झुकाया। ब्रायन और उसके साथी थोड़े देर से ब्रैंडन को देख पाए। ब्रायन ने मुड़कर जैसे ही उसे देखा, वह दंग रह गया। तीसरे चाचा वापस क्यों आए? ब्रायन बोलने ही वाला था कि ब्रैंडन की ठंडी नज़र ने उसे चुप करा दिया। कमरा अचानक शांत हो गया। एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कैथरीन मॉनिटर पर देख रही थी। थोड़ी थकान महसूस करते हुए वह ब्रेक लेने वाली थी कि अचानक उस पर एक छाया पड़ी। उसने पलटकर देखा और ठीक सामने ब्रैंडन का चेहरा था, बहुत करीब। कमरे में सबकी सांसें थम गईं। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। कैथरीन ने फौरन प्रतिक्रिया दी। उसने कुर्सी से आधा इंच पीछे सरकते हुए दूरी बनाई। फिर भौं उठाकर बिना सोचे ब्रैंडन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ब्रैंडन के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। सवाल वाकई मूर्खतापूर्ण था। ये डंकन परिवार का घर था और ब्रैंडन को यहाँ आने का पूरा हक था। कैथरीन ने आराम से माउस मेज पर रखा और सोफे पर जाकर धम्म से गिर गई। उसकी लापरवाह हरकत साफ बता रही थी कि वो किसी को भाव नहीं दे रही, बस अपनी मर्जी कर रही है। उसी वक्त पैक्सटन दरवाजे पर आया, जिससे ब्रैंडन का ध्यान बच गया। ब्रैंडन ने कैथरीन को देखा और फिर पैक्सटन की ओर बढ़ा। पैक्सटन ने धीरे से कहा, सर, शुगर का आईपी लॉगआउट हो गया है। आधा घंटा पहले ये डंकन परिवार से जुड़ा था, लेकिन अब कासिया भर में अलग अलग जगहों से लॉगिन हो रहे हैं। कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। हमें शक है कि पहले जो आईपी दिखा था, वह सिर्फ धुआं छोड़ने के लिए था। सीधे शब्दों में कहें तो शुगर शुरू से उन्हें चकमा दे रहा था। पैक्सटन गुस्से से भरा हुआ था। डंकन परिवार का इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत है, फिर यह इंसान हमें ऐसे कैसे धोखा दे गया? कमबख्त हैकर। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रैंडन ने ठंडे स्वर में कहा। इसे समय दो। दूर से कैथरीन ने ब्रैंडन और पैक्सटन की बातचीत देख ली। वह अंदाजा लगा सकती थी कि पैक्सटन क्या रिपोर्ट कर रहा है। जब उसने गेमिंग अकाउंट लॉगिन किया था, तब वह आईपी छिपाना भूल गई थी। लेकिन जल्द ही उसे रोनन का मैसेज मिला और उसने तुरंत भ्रम फैलाने के लिए नकली लोकेशन बना दी। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है, कैथरीन ने सोचा। पैक्सटन को आदेश देने के बाद ब्रैंडन वापस भीड़ की ओर चला गया। सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं जब वो सीधे कैथरीन के पास जाकर बिना झिझक उसके बगल में बैठ गया। इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग असहज हो गए। पार्टी में मौजूद सभी लड़के ब्रैंडन की मौजूदगी से डर गए और कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन कुछ लड़कियां अभी भी ब्रैंडन पर फिदा थीं। उसका खूबसूरत चेहरा और ऊंचा दर्जा उन्हें दीवाना करने के लिए काफ़ी था। वे उसके लिए सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देती। तभी एक महिला सेक्सी नाइटगाउन पहनकर उसकी ओर बढ़ी। वो अपनी कमर मटकाते हुए किसी मशहूर मॉडल की तरह चली आ रही थी। साफ था कि वह ब्रैंडन को आकर्षित करने आई थी। उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए बनावटी अंदाज में कहा, मिस्टर डंकन, मेरे पिता हमेशा से आपकी बहुत तारीफ करते आए हैं। आज आपसे मिलकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। क्या मैं आपके नाम पर एक जाम पेश कर सकती हूँ? उसकी तीखी आवाज़ सुनकर सबकी रूह कांप गई। यहाँ तक कि कैथरीन ने भी ऊपर नज़र उठाई और भौहें चढ़ाकर उसे देखा। जब कैथरीन ने ऊपर देखा तो वह महिला ब्रैंडन पर डोरे डाल रही थी। कैथरीन ने घृणा भरे लहजे में कहा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है?
लोगों को सीधा देखकर बात नहीं कर सकती। कमरे में मौजूद लोग हंसी रोक रोक कर लगभग मर ही गए। दूसरी ओर ब्रैंडन बस बैठे बैठे कैथरीन को देख रहा था, जैसे उसकी हर प्रतिक्रिया पर नजर रख रहा हो। कैथरीन की बात सुनकर वो औरत गुस्से से कांप गई, लेकिन फिर भी ब्रैंडन को मासूम नजरों से देखते हुए बोली, मिस्टर ब्रैंडन, मैं तो बस आपको अपना सम्मान देना चाहती थी। कैथरीन मोबाइल पर गेम खेल रही थी, लेकिन उस औरत की लगातार बकवास उसे परेशान कर रही थी। झुंझलाहट में उसने ब्रैंडन की ओर ठंडी नजर डालकर कहा, तुम वहां जाकर बैठो, इसे तुम्हें पटाने दो। जब तक वो औरत मेरे सामने फ्लर्ट नहीं कर रही, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो, कैथरीन ने मन ही मन सोचा। कैथरीन की इतनी सीधी बात सुनकर वो औरत सन रह गई, जैसे रो पड़ेगी। कैथरीन की बात पर सबकी सांसें थम गईं। ये उसने कह दिया, वो भी ब्रैंडन डंकन से। जो चाह ले, कासिया को मिटा सकता है। कैथरीन पागल है क्या, जो सबके सामने उसे चुनौती दे रही है? शायद ब्रायन ही अकेला था जो उस समय कैथरीन के लिए खुश था। वो कैथरीन की निडरता पर मोहित था, जब उसने उसके तीसरे अंकल का सामना किया। ब्रायन ने तो ये भी सोच लिया कि अगर ब्रैंडन ने कैथरीन को सजा दी, तो वह तुरंत विसेंटे से मदद मांगेगा। लेकिन सभी हैरान रह गए, क्योंकि ब्रैंडन कैथरीन की बात से जरा भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने इशारा किया और पैक्सटन तुरंत आगे बढ़ा। सबको लगा पैक्सटन अब कैथरीन को सजा देगा, लेकिन उसने सीधे उसी औरत की ओर रुख किया और ठंडे लहजे में बोला, कृपया तुरंत डंकन्स के घर से निकल जाइए। वो औरत हैरानी से बोली, आप मुझसे कह रहे हैं? शायद आपको गलतफहमी हो गई है। लेकिन पैक्सटन ने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया। अगले ही पल उसने उसे खींचकर बाहर फेंक दिया। पैक्सटन बहुत ताकतवर था, औरत के पास विरोध करने का कोई मौका भी नहीं था और वह घर से बाहर कर दी गई। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। जहां पहले शोर था, अब बस खामोशी थी। कैथरीन को उबता देख ब्रैंडन ने सहजता से कहा, क्या मैं तुम्हें घर दिखाऊं? डंकन्स का इतिहास 100 साल से भी पुराना था। घर की बहुत सी संरचनाएं कुशल कारीगरों ने बनाई थीं। कई मशहूर निर्देशक यहाँ शूटिंग करना चाहते थे, लेकिन डंकन्स ने कभी इजाजत नहीं दी। कैथरीन को घर घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वीडियो गेम खेलते खेलते वह थक गई थी। उसने फोन नीचे रखा और ब्रैंडन की ओर देखा। मैं थक गई हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। इस बार उसका लहजा उतना ठंडा नहीं था, बल्कि चेहरे पर थकान झलक रही थी। ब्रैंडन की नजरें उसी पर टिकी थीं। वो उसे सोफे पर बैठे बेहद नरमी से देख रहा था। ऊपर का गेस्ट रूम तैयार है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। तुम आराम कर सकती हो। कैथरीन ने सिर हिलाया। वो कई बार ऐसा कर चुकी थी और हर बार ब्रैंडन ने उसकी पसंद के हिसाब से कमरा तैयार करवाया था। लेकिन कैथरीन आलस में हिली भी नहीं। उसे उठते देख ब्रैंडन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कैथरीन पल भर के लिए ठिठक गई और अपने हाथ की ओर देखने लगी, लेकिन ब्रैंडन ने उसे सोचने का वक्त नहीं दिया। उसका हाथ थामकर वह सीधे सीढ़ियों पर ले गया। दोनों के ऊपर जाते ही सबको समझ आया कि अभी क्या हुआ है। कोई चौंककर बोला, हे भगवान, मैंने क्या देखा? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं था। हम सबने देखा। ब्रैंडन ने कैथरीन को ऊपर उसके कमरे में ले गया। सबने यही सोचा। ये खबर पार्टी की सबसे बड़ी चर्चा बन गई। कुछ लोग तो जिज्ञासा में लियाना के पास पहुंच गए। लियाना, कैथरीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें कुछ पता होगा। क्या वो मिस्टर डंकन को डेट कर रही है? इतने करीब क्यों हैं दोनों? लियाना गुस्से से लाल हो गई, लेकिन सवालों की बौछार होती रही। उसके मन में आया कि सबको एक एक थप्पड़ मार दे ताकि यह बकवास बंद हो। वो मन ही मन बुदबुदाए, पता नहीं कैथरीन ने ब्रैंडन पर कौन सा जादू कर दिया है। वो उसे नोटिस तक कैसे कर रहा है? लोगों की जिज्ञासु नजरों के बीच लियाना ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, डेटिंग? बिल्कुल नहीं। कैथरीन तो बस मिस्टर डंकन पर जबरदस्ती कर रही है। बचपन से ही वो सबके लिए अशुभ रही है।
इसी वजह से उसे गांव भेजा गया था। अब जब वो यहाँ वापस आई है तो जरूर कोई चाल सीखी होगी जिससे लोगों को बहकाकर जी सके। तभी किसी ने और चौंकाने वाला सवाल किया, क्या सच में कैथरीन को कोई अलौकिक शक्तियाँ आती हैं? शायद इसी वजह से बिना सही शिक्षा पाए भी वह क्लास में टॉप कर पाई। एक बार जब अटकलें शुरू हुई तो तरह तरह की बातें फैलने लगीं। आखिर कैथरीन की उपलब्धियां एक आम इंसान के बस की तो नहीं थीं। कोई नहीं जानता था उसने ये सब कैसे किया। ब्रायन धीरे धीरे लियाना के पास आया और ठंडी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, तुम दोनों सगी बहनें हो, है ना? लियाना ने हैरानी से पूछा। क्या? ब्रायन ने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया और तीखे लहजे में कहा, अपनी बहन की सबके सामने बदनामी करना, लियाना स्वॉन, यही है तुम्हारी औकात। ये बात लियाना के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थी। वह अपमान से तिलमिला उठी। ब्रायन ने उसे घृणा से देखा, जैसे कचरे के ढेर को देख रहा हो। इससे लियाना गुस्से से लगभग घुट गई। लेकिन ब्रायन यहीं नहीं रुका। उसने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई और गंभीर लहजे में बोला, क्या तुम सबको लगता है डंकन्स के मुखिया को धोखा देना इतना आसान है? अलौकिक शक्तियाँ, अगर तुम्हारी कल्पना इतनी अच्छी है तो जाओ औरत भूत भगाने का काम करो। गपशप करने वाले इतने शर्मिंदा हुए कि ब्रायन की आंखों में देख भी नहीं पाए। सच ही तो था, अगर ब्रैंडन को इतनी आसानी से बहकाया जा सकता तो वो कभी डंकन्स का मुखिया चुना ही नहीं जाता। कैथरीन भूख से जागी। जब उसने आंखें खोली तो बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका था। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन कैथरीन को किसी और की मौजूदगी महसूस हुई। उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं और अब तक कभी गलत साबित नहीं हुई थीं। अंधेरे में एक गहरी और चुंबकीय आवाज गूंजी, तुम जाग गई हो? कैथरीन ने आश्चर्यजनक रूप से अच्छे मूड में जवाब दिया, हम। क्लिक, कमरे की लाइट जल उठी। शायद इसलिए कि कैथरीन अभी अभी जागी थी, उस आदमी ने लाइट ज्यादा तेज नहीं की। हल्की रोशनी में एक अजीब सी सहजता थी। जागने के बाद कैथरीन का खराब मूड भी कुछ हद तक शांत हो गया। पहले खाना खाना चाहोगी या बात करना? आदमी ने उसे 2 विकल्प दिए। कैथरीन अंदाजा नहीं लगाना चाहती थी कि वह किस बारे में बात करना चाहता है। उसे बेवजह सोचना पसंद नहीं था। इससे दिमाग को आराम मिलता था और ज़रूरत पड़ने पर वह ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित कर पाती थी। जो कहना है, कहो, कैथरीन ने बेजान लहजे में कहा। उसने अपना चुनाव कर लिया था। आदमी ने उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा हंसी भरा स्वर निकाला। स्वॉन कॉर्पोरेशन में क्या चल रहा है, इस बारे में बात करते हैं। लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। एक फाइनेंशियल मैनेजर को निकालने के अलावा तुमने कोई कदम नहीं उठाया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं। क्या ये समय तुम्हारे लिए काफ़ी है? कैथरीन धीरे धीरे बिस्तर से उठ खड़ी हुई। जैसे ही वह सीधी खड़ी हुई, उसकी लंबी टांगों ने उसकी शालीन मौजूदगी को और उभार दिया। उसने सिर घुमाकर ब्रैंडन की ओर देखा और शरारती मुस्कान बिखेरी। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि कोई भी उस पर मोहित हो सकता था। तुमने मेरी जांच करवाई? खैर, ब्रैंडन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसका चेहरा शांत था। जिसे मैं चुनता हूँ, वो कभी नहीं हारता। जिसे वह चुनता है। कैथरीन ने भान उठाए और ब्रैंडन की ओर देखा। उस मुस्कान के साथ वह गर्विली और बेखौफ लग रही थी। भले ही लोग अक्सर कैथरीन को घमंडी समझते थे, लेकिन बहुत से लोग मानते थे कि उसे आत्मविश्वासी होने का हक है, जैसे उसकी सफलता तय थी। चिंता मत करो, मैं कभी नहीं हारती, ब्रैंडन जवाब देता। उससे पहले ही कैथरीन ने बेपरवाही से कहा, मुझे भूख लगी है। उसने ये 3 शब्द ठंडे लहजे में कहे, लेकिन वे सुनकर उस आदमी का दिल गर्माहट से भर गया। जबकि वही आदमी अपनी ठंडी और निर्मम प्रकृति के लिए जाना जाता था। तुम्हारा शरीर अभी बढ़ रहा है, तुम्हें भूख जल्दी लगेगी ही। मैंने किचन को खाने का इंतजाम करने को कहा है। चलो, खाना खाते हैं। कैथरीन को जवाब देने का मौका दिए बिना उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे किचन की ओर ले चला। कैथरीन ने भौहें सिकोड़ी। उसका शांत चेहरा अब हल्की सी नाराजगी से भर गया।
ये क्या कर रहा है? क्या ये मेरा हाथ पकड़ने की आदत डाल रहा है? कैथरीन ने सोचा। उसे ये पसंद नहीं आया कि उसने बिना इजाज़त उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन इस तरह किसी और के पीछे पीछे खींचते जाना, बिना कुछ सोचे समझे, अजीब सा सुकून दे रहा था। कैथरीन हमेशा से वही इंसान थी जो जहां और जब भी हो सके आलस करना पसंद करती थी। अगर लेट सकती तो कभी बैठती नहीं, अगर बैठ सकती तो कभी खड़ी नहीं होती। वो हमेशा आराम ढूंढती थी। अब जब खींचे जाने से उसे आराम मिल रहा था तो उसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब कैथरीन को लिविंग रूम में लाया गया तो उसने किसी को देखा, ब्रायन, जो उसकी गैरमौजूदगी में काफी परेशान लग रहा था। जन्मदिन की पार्टी कब की खत्म हो चुकी थी। ब्रायन ने ऊपर से ब्रैंडन द्वारा लाए जाने का इंतजार 2 घंटे से भी ज्यादा किया था। बॉस उसके जन्मदिन पर ब्रायन से मिलने आई थी, तो ब्रैंडन उसे क्यों ले गया? ब्रायन गुस्से से सोच रहा था, लेकिन उसे पता था कि ब्रैंडन के आगे उसकी कोई नहीं चलती। अब जब कैथरीन वापस आई तो ब्रायन खुद को रोक न सका और बोला, बॉस। उस एक शब्द में छिपी भावनाओं और जिस अंदाज में ब्रायन ने कैथरीन को बॉस कहा, उसने पैक्सटन को लगभग हैरान कर दिया। ये सबको क्या हो गया है? पैक्सटन ने सोचा, ब्रायन इतना अलग क्यों बर्ताव कर रहा है? विसेंटे ने उसे इतना बिगाड़ रखा है कि वो किसी की बात नहीं मानता। वो भी इस उम्र में जब बच्चे विद्रोही होते हैं। लेकिन अब वो कैथरीन स्वॉन के आगे इतना आज्ञाकारी क्यों है? क्या कैथरीन ही वो इंसान है जो पूरे डंकन परिवार को काबू में कर सकती है? कैथरीन ने ब्रायन की आवाज़ सुनी और उसकी तरफ मुड़ी। उसकी भौहें हल्की सी टेढ़ी हो गईं। क्या हुआ? ब्रायन लगभग उससे पूछ ही लेता कि वो उसे छोड़कर क्यों गई थी, लेकिन फिर उसने ब्रैंडन की नज़रें देखीं। उस पल ब्रायन ने अपने गिले शिकवे दबा लिए। ब्रैंडन की आंखें किसी को मार डालने जैसी लग रही थीं। उसे चुनौती देना ठीक नहीं था। ब्रायन सिर्फ सिर हिलाकर बोला, कुछ नहीं, बस पूछना चाहता था कि आपने आराम से सोया। ठीक था, कैथरीन ने लापरवाही से कहा। ब्रायन की शिकायत महसूस न होती तो शायद वह उसके सवाल पर ध्यान भी न देती। चलो, खाना खाते हैं, कैथरीन ने पहल करते हुए ब्रायन को न्योता दिया। ये सुनकर ब्रायन का मूड तुरंत अच्छा हो गया। बॉस मुझसे इतना अच्छा बर्ताव करती है, आज तो वह मुझे खाने पर भी ले जा रही है। ब्रायन ने सोचा। रेस्टोरेंट में सिर्फ तीखे खाने मिल रहे थे। ब्रायन को कोई दिक्कत नहीं थी और कैथरीन तो वैसे भी मसालेदार खाना पसंद करती थी। लेकिन ब्रायन ने देखा कि ब्रैंडन भी बैठ गया। ब्रायन ने सोचा, ये सचमुच कैथरीन को खुश करने के लिए अपनी तकलीफ झेल रहा है, क्योंकि ब्रैंडन बिल्कुल भी मसालेदार खाना नहीं खा सकता था। डंकन परिवार का हर व्यक्ति ये जानता था, फिर भी कैथरीन के लिए उसने हर डिश स्पाइसी ही ऑर्डर की। ब्रायन को अब बॉस और भी महान लगने लगी। उसने ये सोचा ही नहीं कि कैथरीन को खुश करने के लिए किया गया ये हर काम डंकन परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। खाना खाकर कैथरीन ने थोड़ी देर मेज पर सिर टिकाया, फिर खड़ी हो गई। ब्रायन तुरंत उठ खड़ा हुआ और अनमने ढंग से पूछा, बॉस, आप अब जा रही हैं? कैथरीन ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और फिर ब्रैंडन की तरफ नजर घुमाई। मैं अपनी बाइक पर आई थी। मतलब साफ था, वह नहीं चाहती थी कि ब्रैंडन उसे घर छोड़े। ब्रैंडन ने जबरदस्ती नहीं की, बस बोला, ठीक है, ध्यान रखना। कैथरीन मुड़ी और निकल गई। वह ऐसे चल रही थी जैसे इस दुनिया की कोई चीज उसे परवाह करने लायक न लगे। उसका पतला सा खूबसूरत बदन चलते हुए सबको मोहित कर रहा था। कैथरीन के जाने के बाद ब्रायन को लगा जैसे घर की रौनक भी चली गई हो। वो खुद को रोक न सका और बोला, काश बॉस हमेशा यहीं रहती। ब्रैंडन वहीं से गुजरा और ब्रायन के कंधे पर हाथ रखकर निश्चित स्वर में बोला, वो दिन जरूर आएगा। ब्रायन कुछ पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जब उसने ब्रैंडन का असली मतलब समझा तब तक वह जा चुका था। ब्रायन ने गुस्से से हवा में मुक्का मारा और बुदबुदाया, बॉस के पास इतनी पसंदें हैं, जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हें ही चुने, चाहे ब्रैंडन उसका चाचा ही क्यों ना हो। ब्रायन हमेशा कैथरीन की पसंद को प्राथमिकता देगा।
उसके लिए यह नियम कभी नहीं बदलेगा। मैं हमेशा बॉस का साथ दूंगा। ये कभी नहीं बदलेगा, ब्रायन ने मन ही मन सोचा। स्कूल की घंटी बजते ही जब बाकी छात्र बाहर निकल रहे थे, कैथरीन ने जानबूझकर भीड़ से बचने के लिए 5 मिनट रुककर ही बाहर कदम रखा। जैसे ही वह स्कूल गेट से बाहर निकली, उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। वह बिना परवाह किए शांत अंदाज में सड़क पर चलती रही और थोड़ी ही देर में वह शख्स उसके सामने आ गया। वह आदमी ब्रांडेड कपड़ों में सजा धजा था। शक्ल सूरत आम थी, लेकिन चेहरे पर मेकअप और तेज खुशबू वाला कोलोन लगा रखा था, जिससे साफ था कि वह फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़ा है। हेलो, क्या आप कैथरीन स्वॉन हैं? आदमी ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ पूछा। कैथरीन ने भान उठाए, आंखें सिकुड़कर उसे ठंडी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें इतनी ठंडी थीं कि किम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे तुरंत पछतावा हुआ कि यहाँ आना शायद गलती थी। कैथरीन ने बर्फीली आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? किम घबराया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी छोटी सी लड़की को संभालना इतना मुश्किल होगा। वो कई सालों से इस इंडस्ट्री में था और हर तरह के लोगों से डील कर चुका था। ये लड़की वाकई अलग है, किम ने सोचा। मैं किम मॉरिस हूँ, तुम्हारी बहन ऑड्री का मैनेजर। मैं आज तुम्हें ढूंढने आया हूँ क्योंकि चाहता हूँ तुम अपनी बहन के साथ एक रियलिटी शो में हिस्सा लो। नो डील। कैथरीन ने ठंडेपन से 2 शब्द कहे और आराम से उसके पास से निकल गई। किम को समझने में 1 मिनट लगा कि अभी क्या हुआ। हे भगवान, ये तो बिल्कुल अपनी बहन से उलट है, उसने सोचा। ये लड़की तो ऑड्री के बिल्कुल विपरीत है। तभी तो ऑड्री शुरू से ही उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन किम छोटा मोटा झटका खाकर हार मानने वाला नहीं था, वरना वो ऑड्री को पहले ही साइन न करता। उसने कैथरीन को पुकारा, जो आगे बढ़ रही थी। ऑड्री तुम्हारी बहन है। क्या तुम उसकी करियर बर्बाद होते देखोगी? वह अभी बस शुरुआत कर रही है। कैथरीन पीछे नहीं मुड़ी, लेकिन उसके कदम जरा धीमे हुए। किम बोला, क्या तुम्हें पता है कि हाल ही में वह बहुत मुश्किलों में है? तुम्हारा परिवार लगातार उसका करियर बिगाड़ रहा है। अब तो उस पर धोखेबाज का टैग लग गया है। अगर वह इस रियलिटी शो में नहीं पहुंची तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। ऑड्री ने मुझसे कहा कि तुम बाकी स्वॉन्स जैसी नहीं हो। तुम सच में उसे बहन मानती हो और उसकी रक्षा करोगी। क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकती? अगर यह शो सफल हुआ तो ऑड्री फिर से अपनी इज्जत बचा सकती है। लेकिन कैथरीन ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा और भीड़ में गुम हो गई। किम ने गहरी सांस ली। उसे राहत थी कि उसने ऑड्री को नहीं बताया कि वह आज कैथरीन से मिलने वाला है, वरना उसका इनकार ऑड्री का दिल तोड़ देता। हालांकि ऑड्री ऊपर से परिवार के रिश्तों को हल्के में लेती थी, मगर हकीकत में वह बंधनों की परवाह करती थी। अब किम और ऑड्री को कोई दूसरा रास्ता निकालना था। घर पहुंचकर कैथरीन सीधे बेसमेंट में चली गई। इन दिनों कॉबिन बहुत व्यस्त था और रेचल अस्पताल में जोनाथन की देखभाल कर रही थी। 3 दिन में डिस्चार्ज हो सकता था, लेकिन जोनाथन ने 1 हफ्ता रुकने की जिद की। घर पर सिर्फ लियाना थी और वह कैथरीन को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती थी। इसलिए कैथरीन हवेली में पूरी तरह आज़ाद थी। बोर्डम में कैथरीन गेम खेल रही थी, लेकिन जल्दी ही ऊब गई। तभी उसका फोन बजा। रोनन का कॉल था। उसने कैजुअली कॉल रिसीव किया, स्पीकर ऑन किया और फोन साइड पर रख दिया। रोनन की आवाज़ उत्साह से भरी थी। बॉस, मेरे पास आपके लिए काम की जानकारी है। कैथरीन ने आंखें बंद किए ही जवाब दिया। जिस औरत की जांच करने को आपने कहा था, उसका नाम लिली मुला है। उसका परिवार एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है। थोड़े पैसे वाले हैं। रोनन ने थोड़े पैसे इसलिए कहा क्योंकि मुला परिवार की दौलत उसकी बॉस की संपत्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। पिछली बार जब आपने लिली को मॉल में पकड़ा तो उसने आपकी जांच शुरू की, लेकिन वह तुम्हारा तो क्या, डंकन्स का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तो उसने अपने एक रिश्तेदार से मदद ली, जो एक टीवी चैनल में ऊंचे पद पर था, और निशाना बनाया ऑड्री को। ऑड्री इस बार आसान शिकार साबित हुई। काफी देर तक कैथरीन चुप रही।
रोनन ओकोना ने झिझकते हुए पूछा, बॉस, क्या मैं मुलर परिवार को सबक सिखाऊं, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि हमारे साथ पंगा लेना आसान नहीं है। ये दूसरी बार था जब बॉस ने उससे ऑड्री से जुड़ी जांच करवाई थी। रोनन समझ चुका था कि बॉस बाकी स्वॉन्स से अलग तरह से ऑड्री को देखती है। उसने सोचा, इतना सताए जाने के बाद भी ऑड्री ने बॉस से मदद नहीं मांगी। अगर बॉस इशारा कर दे तो ये लोग खत्म ही हो जाएंगे। कैथरीन ने सोचा और फिर बोली, जरूरत नहीं, उसे बस हालात समझने थे, दखल देने की आदत नहीं थी। ऑड्री का मामला ऑड्री का ही था। आने वाले दिनों में कैथरीन का रूटीन वही रहा, स्कूल जाना, वहां झपकी लेना और फिर घर लौट आना। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद उसे ऑड्री का कॉल आया। ऑड्री की आवाज में घबराहट थी। कैथी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे एक चीज चाहिए, मैं यहाँ हूँ। कैथरीन ने मॉल से कोई कपड़ा खरीदा और तुरंत उस जगह पहुंच गई जहां ऑड्री ने बुलाया था। उस दिन ऑड्री एक वाटरप्रूफ कॉस्मेटिक्स ब्रांड का विज्ञापन शूट कर रही थी, जिसमें अंडरवाटर सीन था। अचानक उसे पीरियड्स आ गए और उसके पास कुछ नहीं था। मजबूर होकर उसने कैथरीन को कॉल किया। कैथरीन ने उसके लिए टैम्पॉन ला दिए। ऑड्री बाथरूम से बाहर आई, मुस्कुरा कर बोली, तुम आ गई, अच्छा हुआ, वरना आज मैं सच में मुसीबत में फंस जाती। कैथरीन ने जिज्ञासा से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई असिस्टेंट नहीं है? उसे पता था कि ऑड्री का एजेंट एक पुरुष था, लेकिन ऐसे मामलों के लिए एक महिला असिस्टेंट होनी चाहिए थी। ऑड्री हल्की सी हंसी में बोली, मेरे स्टेटस में असिस्टेंट कहाँ से होगा? मेरा एजेंट पहले ही 7-8 लोगों को मैनेज करता है। जो थोड़ा बहुत काम मुझे मिलता है, वह भी दोस्ती की वजह से है, वरना आज का शूट भी नहीं मिलता। फिर जल्दी से बात बदलते हुए उसने कहा, कैथी, आज रात तुम्हारा कोई प्लान है? कैथरीन ने सिर हिला दिया। ऑड्री की आंखों में हल्की खुशी झलकी, अच्छा है, तो फिर रुको। जब मेरा आखिरी सीन खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। कैथरीन कुछ कहती उससे पहले ही ऑड्री को शूट के लिए बुला लिया गया। चूंकि कोई जरूरी काम नहीं था, कैथरीन ने वहीं रुकने का फैसला किया। कैथरीन ने एक बेसबॉल कैप पहन रखी थी जिसने उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह ढक दिया था। उसने सफेद टी शर्ट और काले कार्गो पैंट पहन रखे थे। रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे देखने के लिए अनायास ही सिर घुमा लेते। उसके अंदर एक ऐसा आकर्षण था जो चुपचाप बैठकर गेम खेलने के दौरान भी ध्यान खींच लेता था। कुछ लोग जन्म से ही आकर्षक होते हैं। अचानक किसी ने गुस्से में कहा, तुम कर सकती हो या नहीं? अगर नहीं कर सकती तो मैं किसी और को बुला लूंगा शूट के लिए। एक आदमी की खरखरी आवाज ने कैथरीन का ध्यान खींचा। उसकी सुनने की क्षमता हमेशा दूसरों से बेहतर रही थी। कैथरीन ने हल्का सा भौहें चढ़ाई, उस आदमी की आवाज से उसे खींच हुई। वो इस झगड़े पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन तभी उसने ऑड्री की आवाज सुनी। माफ कीजिए, सर, कृपया मुझे एक और बार कोशिश करने दीजिए। ऑड्री का जवाब लगभग विनती जैसा था, जिसने कैथरीन को और ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। उसने फोन रख दिया और फिल्म क्रू की ओर बढ़ गई। वहां उसने 2 मध्यम आयु के दाढ़ी वाले आदमियों को कैमरों के पीछे बैठे देखा। जाहिर था कि वे कमर्शियल शूट कर रहे थे। ऑड्री पूल में कांप रही थी और कैथरीन की भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। तभी कैथरीन को याद आया कि ऑड्री ने उससे खासतौर पर स्विमिंग के लिए टैम्पॉन खरीदने को क्यों कहा था। पीरियड्स के बावजूद ऑड्री पानी में उतर गई थी। कैथरीन को डायरेक्टर और उसके असिस्टेंट की सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थीं, जबकि वह उनसे कुछ दूर खड़ी थी। डायरेक्टर बोला, इस लड़की का फिगर तो अच्छा है, लेकिन कपड़े और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। उस पर और पानी छिड़को, मैं उसका सेक्सी साइड हाईलाइट करना चाहता हूँ। असिस्टेंट बोला, क्यों न इसे सफेद कपड़े पहनने को कहें। भीगने के बाद सफेद कपड़े पारदर्शी हो जाते हैं और बेहद उत्तेजक लगते हैं। डायरेक्टर हंसकर बोला, तू तो कमाल का आइडिया देता है, जाकर इसे कपड़े बदलने के लिए कह। फिर ऑड्री को पानी से बाहर बुलाया गया। उसे लगा शूट खत्म हो गया,
लेकिन क्रू ने कहा कि दोबारा शूट करना होगा और उसे कपड़े बदलने होंगे। ऑड्री ने भौहें चढ़ाईं और झिझकी, लेकिन डायरेक्टर के असिस्टेंट ने सबके सामने उसे डांटा। थोड़ा प्रोफेशनल बनो, अगर साथ नहीं दोगी तो हम किसी और को ले लेंगे। बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे। सबके सामने डांटे जाने से ऑड्री का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने होंठ काटते हुए कहा, जी सर, मैं अभी कपड़े बदलने जाती हूँ। कृपया नाराज मत होइए। कैथरीन थोड़ी दूरी से ये सब देख रही थी। ऑड्री मुड़कर ड्रेसिंग रूम चली गई। असिस्टेंट ने आंखें घुमाईं, जैसे उसे पहले से पता था कि ऑड्री उसकी हर बात मानेगी। डी लिस्ट स्टार होकर भी खुद को ए लिस्टर समझ रही है। कैथरीन ने चुपचाप अपनी पैंट से एक सजावटी बटन तोड़ा और अंगूठे व उंगली से उछाल दिया। ऑड्री को डांटने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के पास लौट रहा था, तभी पूल के किनारे चलते हुए अचानक उसके टखने में तेज दर्द उठा। संतुलन बिगड़ने से वह धड़ाम से पूल में गिर पड़ा। छपाक, उसके गिरते ही कैमरे समेत सारे उपकरण पानी में जा गिरे। वहां अफरा तफरी मच गई। क्रू के लोग तुरंत भागदौड़ में लग गए क्योंकि उपकरण बेहद महंगे थे और पानी से खराब हो सकते थे। कैथरीन ने सब कुछ ठंडी निगाहों से देखा, उसकी आंखों में एक सर्द और नुकीली चमक थी। कुछ लोगों को अपनी जुबान संभालनी चाहिए, वरना मैं उन्हें अच्छी तरह नहला दूंगी, उसने सोचा। ऑड्री ड्रेसिंग रूम से बाहर आए और कैथरीन को दरवाजे पर इंतजार करते देखा। उसने माफी भरे स्वर में कहा, सॉरी कैथी, मुझे लगा जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टर ने शूट जारी रखा और तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। क्या तुम भूखी हो? अगर हाँ, तो चलो। इससे पहले कि ऑड्री अपनी बात पूरी करती, कैथरीन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खींच लिया। ऑड्री को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जब ऑड्री को होश आया, वे काफी दूर निकल चुके थे। उसने कैथरीन को रोकते हुए कहा, कैथी, मेरा शूट अभी खत्म नहीं हुआ है। हम ऐसे नहीं जा सकते। कैथरीन रुकी, उसकी ओर पलटी और शांत स्वर में बोली, आज का शूट खत्म है। खत्म? ऑड्री ने सिर टेढ़ा किया और हैरानी से पूछा, क्यों? ये मेरा काम है, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। कैथरीन ने बिना झिझक कहा, सारा उपकरण पानी में गिर गया है। डायरेक्टर ने सबको छुट्टी दे दी। ऑड्री ने मुड़कर देखा तो वाकई क्रू लोग भीगे कैमरे बाहर निकाल रहे थे। उसके मन में सवाल आया कि आखिर ये पानी में कैसे गिरे, लेकिन कैथरीन ने उसे और सोचने का समय ही नहीं दिया और खींचकर वहां से ले गई। ऑड्री ने इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि डायरेक्टर ने सचमुच शूट रद्द कर दिया और कैथरीन को अपना असिस्टेंट समझ लिया। इन दैट केस, डिनर मेरी तरफ से। दिन भर की थकान के बाद ऑड्री भी रिलैक्स करना चाहती थी। वे फिर से एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट गईं। ऑड्री समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बहन को बारबेक्यू इतना क्यों पसंद है, लेकिन इस बार कैथरीन ने वेटर से खासतौर पर नॉन स्पाइसी डिशेज मंगाईं, जिसे देखकर ऑड्री हैरान रह गई। ठुड्डी दोनों हथेलियों पर टिकाकर ऑड्री खुश होकर पलकें झपकाते हुए बोली, कैथी, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो। तुम्हें पता है पीरियड्स में मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं, इसलिए तुमने नॉन स्पाइसी मंगवाया। थैंक यू सो मच, आई लव यू। कैथरीन ने भौहें हल्की सिकोड़ ली और चमकती काली आंखों से ऑड्री को शक भरी नजर से देखा। उसने तो बस ऑड्री की पसंद के हिसाब से खाना ऑर्डर किया था, फिर वह इतनी भावुक क्यों हो रही थी? तभी ऑड्री का फोन बजा। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से किम की गुस्साए आवाज आई, ऑड्री, तुम पागल हो गई हो क्या? आधे शूट में कैसे चली गई? क्या मुझे पागल करना चाहती हो या फिर एक्टिंग छोड़कर फिर से बिगड़ी हुई प्रिंसेस बनना चाहती हो? किम की डांट से ऑड्री घबरा गई। कुछ सेकंड बाद उसे समझ आया कि उसका एजेंट किस बारे में बात कर रहा था। उसने जवाब दिया, किमी, मैंने जानबूझकर नहीं छोड़ा। आज शूट में हादसा हो गया। सारे उपकरण पानी में गिर गए। शूट जारी ही नहीं रह सकता था, इसलिए मैं चली गई। किम ने फिर फटकार लगाए, क्या तुम्हारे दिमाग में अकल है? जब तुम गई, क्या प्रोडक्शन टीम को बताया? भले ही उपकरण खराब थे, क्या डायरेक्टर को बता दिया कि तुम जा रही हो?
ऑड्री पूरी तरह उलझ गई। उसे पता ही नहीं था कि डायरेक्टर ने छुट्टी नहीं दी थी। कैथरीन ने सोचा शूट नहीं हो सकता, इसलिए उसे साथ ले गई। कैथरीन का मन खराब न हो, इसलिए ऑड्री ने तुरंत माफी मांगी और किनारे जाकर बात जारी रखी। किम ने गुस्सा उतारकर जांच पड़ताल की और पाया कि वाकई उपकरण खराब हो गए थे और शूट संभव नहीं था। लेकिन जब डायरेक्टर गुस्से में ऑड्री पर निकालना चाहता था, तो उसे पता चला कि ऑड्री पहले ही निकल गई थी। इसी वजह से उसने पूरा दोष ऑड्री पर मढ़ दिया और कंपनी में किम को भी डांट लगाई। ऑड्री को समझाने के बाद किम ने शांत होकर पूछा कि वह कहाँ है। ऑड्री ने बताया कि वह कैथरीन के साथ बारबेक्यू कर रही है। तब किम ने बिना समय गंवाए कहा, क्या तुमने अपनी बहन को रियलिटी शो के बारे में बताया? अभी अच्छा समय है बात करने का। तुम्हारा पूरा करियर उसी पर निर्भर करता है, यंग मिस।